नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है पैट 2023 की परीक्षा जो 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है, उसके अंदर कंप्लीट जीएस जो पेपर में पूछा जाएगा उसके प्रश्न पढ़ने वाले। पेपर का पैटर्न बिल्कुल वही है जो 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला हमारे सामने भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं। तो देखिए हड़प्पा काल में जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो रंगपुर और लोथल इन स्थानों से मिले हैं। अब बात करते हैं ये रंगपुर और लोथल ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये स्थल हमारे गुजरात राज्य के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा बात की जाए हड़प्पा शहर की, तो ये हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इसमें पूछा गया है वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। तो देखिए बच्चों, जो वर्धन वंश की राजधानी थी उसका नाम था थानेश्वर। इसको आप लोग याद कर लेना। आपसे पूछा जाए कि बताइए हर्यक वंश, इस वंश का संस्थापक कौन था हर्यक वंश का। तो आप लोग याद कर सकते हैं बिंबिसार का नाम। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हम लोग हर क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है। तो देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का भूभाग। दो नदियों के बीच का भूभाग होता है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे इनका नाम था कपिल मुनि। तो ये कपिल मुनि किसके प्रवर्तक थे? सांख्य दर्शन। आपसे अगर पूछा जाए न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताइए, तो इनका नाम था गौतम मुनि। क्या नाम था? गौतम मुनि। और अगर आपसे योग दर्शन के प्रतिपादक पूछे जाए तो इनका नाम है पंतजलि। पंतजलि इनका नाम है योग दर्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए जो समुद्रगुप्त भारत के शासक हुए हैं जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये इनका जो उत्तराधिकारी थे उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग जो है अगला हमारा जो विषय है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर रखा हुआ है, आप लोग इसको देखिए और इनको याद कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहल पर की गई थी। किसकी पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो देखिए 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था वो एओ ह्यूम की द्वारा इसका बनाया गया था। एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी अगर पूछा जाए तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो है भारत का जो है गवर्नर कौन था, तो इनका नाम आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन। डफरिन उस समय जो है भारत के गवर्नर थे। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो ये कुछ नाम हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये भी जो है नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना।
अब हमारा देखिए बच्चों अगला विषय है भूगोल, ज्योग्राफी। यहाँ से भी एग्जाम में जो है 5 प्रश्न भूगोल के भी पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का है 7वां स्थान। भारत का जनसंख्या में जो है दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में कौन सा? 7वां स्थान है। हाल ही में जो 2023 में एक अपडेट आया है, उसके तहत पता चला है कि भारत अब विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी बन गया। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब तक था चीन, अभी वर्तमान समय में हो चुका है भारत। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत के जो पूर्व दिशा में है वो है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम दिशा में इस तरफ है अरब सागर, अरेबियन सी है। और भारत के दक्षिण दिशा में मतलब यहाँ पे इस स्थान पे जो है आपका हिंद महासागर स्थित है। तो भारत हमारा 3 ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये भारत को जो है मन्नार की खाड़ी अलग करती है श्रीलंका देश से। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो इंडिया और चाइना को ये आपस में अलग करती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रेडक्लिफ रेखा ये किन 2 देशों को बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें प्रश्न की, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति क्या है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों हमारा जो अगला विषय है इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अब हम जो है यहाँ इकोनॉमिक्स के जो है इंडियन इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न जो है यहाँ पर करेंगे। जो पेपर का पैटर्न है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चंस हैं। वहाँ पे भी आपको एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं पहला प्रश्न की, भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। कब हुई थी स्थापना? 1947 में। अगर आपसे पूछा जाए इको मार्क ये जो है किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क का टैग दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा प्रश्न की, व्यय कर किस प्रकार का कर है? तो जो व्यय टैक्स होता है वो किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर में आपका इनकम टैक्स भी आता है जो एक बहुत ही ज़्यादा मेन जो है आपका एक टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। आपसे जीएसटी अगर पूछा जाए किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। नासिक शहर संतरों के लिए भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो देखिए पहला जो भारतीय बैंक है इसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो आंसर आपको देना है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और इसके संस्थापकों में से एक थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें प्रश्न की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी भारत में? तो 2 अक्टूबर 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में जो है जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी 1951 से। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई थी। अब हमारा अगला विषय है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इस विषय से भी एग्जाम में 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं संविधान का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष थे, क्योंकि ये वहाँ पे सबसे बुजुर्ग आदमी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो देखिए हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान जो है बनकर तैयार होता 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता, और ये 26 जनवरी 1950 को ये पास किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है।
और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की। तो भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें अनुच्छेद तो 395 अनुच्छेद थे, भाग इसमें जो है 22 थे और अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान समय में अनुसूचियां हो चुकी हैं 12 और भागों की संख्या हो चुकी है 25 और हमारे अनुच्छेद 470 प्लस इस समय हैं, 470 से अधिक। अब हमारा अगला विषय है बच्चों सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। यहाँ से भी एग्जाम में 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस यंत्र के, किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? तो ये नापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। जो है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान नापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। बात की जाती है सूर्य के बाहरी सतह के तापमान की, तो इसका बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरे की फसल से संबंधित होता है हरित बाली रोग। इससे अलावा आपसे पूछें कि बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमारी फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो फसल हमारी मेनली 3 प्रकार की होती है। एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक तीसरी होती है हमारी जायद की फसल। आपसे पूछा जाए गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो गेहूँ हमारी रबी की फसल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियोएक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियोएक्टिव धर्मिता। आपसे पूछे जूल किसकी इकाई है? तो जूल कार्य की इकाई है। आपसे अगर पूछा जाए न्यूटन किसकी इकाई है? तो ये बल की इकाई है। आपसे पूछा जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो ये जो है त्वरण की इकाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर के अंतर्गत स्थित है और बेंगलोर को भारत में स्पेस सिटी, अंतरिक्ष का शहर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और साथ में इसको जो है भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की बात करते हैं किस रंग की तरंग सबसे कम होती है? तो देखिए वेवलेंथ जो सबसे कम होती है बैगनी रंग की। लाल रंग की तरंग रेड की सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बैगनी रंग की तरंग जो है सबसे कम होती है। अगला विषय अब हमारा है जो है सामान्य हिंदी। इसके भी हम जो है 5 प्रश्न जो है इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला है जिस ध्वनियों के सहयोग से हम शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ध्वनि या वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की बात करें, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहला हमारा जो है कंठ व्यंजन होते हैं, दूसरा हमारा जो है इसके अलावा एक जो है हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, इसके अलावा एक हमारे दंत व्यंजन भी होते हैं, इसके अलावा एक हमारे ओष्ठ व्यंजन भी होते हैं और एक हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। तो ये इस प्रकार प्रत्येक जो है 5-5 होते हैं, कंठ भी 5, मूर्धन्य भी, दंत भी, ओष्ठ भी और तालव्य भी। तो इस प्रकार टोटल जो है 25 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी के अंदर 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आदि या प्रारंभ में लगते हैं तो उसको उपसर्ग कहा जाता है, जो अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनल किसका पर्यायवाची होता है? तो अनल देखिए अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि यानी आग का पर्यायवाची अनल होता है। अगर आपसे अनिल पूछे किसका होता है? तो ये हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की बात करें, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। रस शब्द का आनंद अर्थ होता है आनंद। रस शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो आनंद इसका अर्थ होता है और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब हमारा अगला विषय है समसामयिकी, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसमें जो है करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये है मोहन बागान FC। मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से होता है? फुटबॉल से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस टीचर्स डे किस महापुरुष की जयंती पर मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो ये 23वां मिशन है आदित्य L1, जो भारत की इसरो द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अगला प्रश्न है कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है?
तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2023 में दिया गया है, 4 लोगों को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में यह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की बात करें, हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IAFS अधिकारी बनी है? तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव कौन बनी है? पाकिस्तान में पहली महिला IAFS अधिकारी बनी है। अब हमारा अगला विषय है सामान्य जागरूकता। इसके अंदर इसमें 10 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंतर्गत। तो चलिए आइए देखते हैं इन 10 प्रश्नों को भी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति भारत में जो है कानून का सबसे भारत में जो है जो राष्ट्रपति होता है संसद का अंग भी होता है। हमारी जो देश की संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति हमारा 3 प्रकार से आपात भी घोषित कर सकता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात को रखा गया है। बात करते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, पोंगल किस राज्य का त्यौहार होता है? तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का त्यौहार है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बिहू किस राज्य का होता है? तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट बात करें गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्ध और भांगड़ा। इसके अलावा आपसे पूछे गरबा किसका है? तो गरबा या दांडिया जो है ये गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्ड या जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविजन या टीवी का आविष्कार किया। आपसे पूछा जाए कि बताइए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो ये मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल का आविष्कार किया था। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थे। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश था उसके अंतर्गत इनको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ो या गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं। और एक मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो ये नारे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की। इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम। और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा। और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और इसकी संक्षिप्त अवधि होती है 20 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। तो ये बच्चों आज की हमारी ये क्लास थी। इस क्लास के अंतर्गत हमने जो है पूरा जो आपका पैट का परीक्षा होगा 2023 का, इससे रिलेटेड पूरा उसी पैटर्न पे हमने जो है क्वेश्चंस को आज इस क्लास में पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बच्चों जो है चैनल पे आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।